जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेजर कल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, उसका जो सोल्यूशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया। पहला ऑप्शन था सीआरपीएफ, दूसरा ऑप्शन बीएसएफ, तीसरा ऑप्शन असम राइफल, चौथा ऑप्शन कोबरा। देखो हम सभी को मालूम है कि जो असम राइफल है, असम राइफल हमारा क्या है, द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन थी वो 1835 में हुई थी और इसकी जो फॉर्मेशन थी वो कब हुई थी 1939 में, और ये हमारा 65 के बाद में, और ये हमारा 2005 के बाद में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो असम राइफल है वो हमारा ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है कि भाई जो एजेंसी हाउसेस थे कॉलोनियल इंडिया के समय में, उनके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए, उनके बारे में बताना। दे वर इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशंस इन द लेट 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी इंडिया। द ऑपरेशंस ऑफ द मैनेजिंग एजेंसीज रिमेन कन्फाइंड टू द कलकत्ता। देखो ये जो एजेंसी हाउसेस थे, वी कैन से कि देवर काइंड ऑफ प्रोटो बैंक। ये लोन वगैरह दिया करते थे और जो बड़े बड़े जो व्यापारी हुआ करते थे उनके बिजनेस को, उनकी ट्रांजेक्शन्स को मैनेज किया करते थे। एंड इनका जो ऑपरेशंस था, इनका ऑपरेशंस केवल कलकत्ता में नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के बड़े बड़े शहर थे, लाइक बॉम्बे था, लाइक हमारा मद्रास था, तो वहाँ पर भी ये थे। तो ये जो हमारा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है तो वो हमारा क्या हो गया है, वो गलत हो गया है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला इज एब्सोल्युटली राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट ओनली, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए ओनली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे इसमें पूछा है कि जो तोला का पीएम है, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। इट इज अ ट्रीटीज ऑन ग्रामर, इट वाज कंपोज्ड बिटवीन 1st to 4th सेंचुरी सीई, इट वाज पार्ट ऑफ द संगम कॉर्पस, इट वाज कंपोज्ड बाय पनिनी। देखो इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने सिंपल पूछ दिया कि भाई पनिनी ने इसको लिखा या फिर नहीं लिखा। हम सबको मालूम है पनिनी ने क्या लिखी थी, अष्टाध्यायी, उसने ये नहीं लिखी थी। तो इसका तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, इसका ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर गलत है इसमें वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा है कि भाई ये बताओ, जो हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। That decision to join either India or Pakistan or remain independent was left not to the people of princely state but to the princely rulers. The rulers of Travancore first decided to remain independent. The state of Travancore finally joined India through a plebiscite. देखो हम सभी को मालूम है जब माउंटबेटन प्लान आता है, उस प्लान में क्या होता है कि भाई स्टेट के पास में चॉइस होती है कि वो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, भारत ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बट हाउएवर ये जोग्राफिकली इनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो चुका है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, वहां के जो रूलर्स थे उन लोगों ने डिसाइड किया था। जैसे जम्मू कश्मीर हमने देखा होगा, जम्मू कश्मीर के महाराजा ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, ये भी हमारा सही हो गया है। त्रावणकोर, यस इट इज एब्सोल्युटली राइट। त्रावणकोर पहला राज्य था जिसने डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन ये जो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, उसमें क्या गिवन है कि प्लेबेसाइट के माध्यम से त्रावणकोर शामिल हुआ था। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारा गलत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्रावणकोर। अब देखो यहां पर पूछा है कि हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी है। हर्षचरित, कादंबरी, रत्नावली, गीत गोविंद। देखो हम सबको मालूम है हर्षचरित किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। लेकिन रत्नावली, नागदशक वाली जो किताब थी रत्नावली, ये किसने लिखी थी, इसको लिखा था हमारा हर्ष ने, इसको हर्ष ने खुद से लिखा था। एंड जो गीत गोविंद थी इसको जयदेव ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किंग ऑफ डांस। देखो हम सभी को मालूम है कि जो शिव होते हैं उनकी जो नटराज वाला जो स्कैन होता है वो हमारा डांस का होता है। तो इसमें तो बहुत सिंपल था, ब्रोंज नटराज ऑफ चोलास। हमारा जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि अन्ना सागर लेक इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक। देखो अन्ना सागर जो लेक है, अन्ना सागर लेक जो हमारी है ये कौन से राज्य में, ये हमारे पास में चार ऑप्शन है, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटका। जो अन्ना सागर लेक है ये हमारी कहां पर है, ये जी हमारी है राजस्थान के अंदर। कहां पर है जी, राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स एवरी ईयर। 10 जून, 13 फरवरी, 9 मार्च, 2 फरवरी। देखो साल भर जो हमारे वेटलैंड्स थे, रामसर कन्वेंशन थी, वो चर्चा में रही है, क्योंकि इंडिया की जो साइट्स थी वो लगातार इंक्रीज कर रही है रामसर के अंदर। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट था एंड उम्मीद थी कि आ सकता है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका 2 फरवरी होगा। आंसर क्या होगा इसमें जी, आपका डी, 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये बताओ कौन सी रिवर, जो गंगा रिवर है, गंगा का पानी जो है
वो फरक्का बैराज पर कौन से देश के साथ में शेयर होता है? देखो इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है कि मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो गंगा का पानी है वो शेयर किसके साथ में होता है? वो होता है बांग्लादेश के साथ में, विद बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू? अरावली हिल्स, कार्बी आंगलोंग हिल्स, शिवालिक हिल्स, विंध्यान हिल्स। देखो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होगा वो क्या होगा? हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट इसमें होगा विंध्यान हिल्स। जबकि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है वो ये बोलती है कि जो सतपुरा है, सतपुरा जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका नॉर्थ वाला पोर्शन है, लेकिन इसमें विंध्यान आ चुका है। तो लेकिन इसके हिसाब से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो हमारा क्या होगा? डी वाला होगा, विंध्यान हिल्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 50% एरियाज अंडर झूम कल्टीवेशन? कि कौन से राज्य में जो झूम कल्टीवेशन है उसके अंदर में जो एरिया है वो मोर देन 50% है। हमारे पास में चार ऑप्शन थे, मणिपुर, आसाम, सिक्किम, मिजोरम। हमारे पास जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा जिसका मणिपुर। आंसर क्या होगा इसका? मणिपुर होगा। मणिपुर में सबसे ज्यादा हमारी क्या होती है? झूम कल्टीवेशन होता है, हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि दिवेही जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है ये कौन सी यूटी में बोली जाती है? पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा लक्षद्वीप, क्योंकि जो ये देहवी भाषा है ये लक्षद्वीप में, मालदीव्स के अंदर बोली जाती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया? कि हमारे देश में जो लॉ होता है उसके सोर्स क्या क्या है? पहला जो हमारे पास में स्टेटमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा स्टैट्यूट्स, तीसरा कस्टमरी लॉ, चौथा है केस लॉ। हमको ये बताना है इसमें से कौन सा हमारा सही है। एक ओनली, 1, 2 एंड 4 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। देखो हम सभी को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स इन इंडिया। चाहे हमारी क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर हम लोग हो, हम सभी के पास में जो पावर्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है वो कहाँ से मिलती है? हमको मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही है, कानून से मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो कानून है उनसे मिल रही है हमको। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कस्टमरी लॉ से हमें कुछ मिल रहा है? कस्टमरी लॉ सबके अलग अलग होते हैं, किसी रीजन का अलग होता है, किसी रीजन का अलग होता है, तो वो हमारी सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ लॉ। हमारा जो आंसर होगा, आंसर इसमें हो जाएगा हमारा, अगर हम तीसरे को रिमूव कर देंगे तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इसके फंक्शन क्या क्या है? टू एंश्योर इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशंस इन द कंट्री। देखो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ये इसके दोनों ही काम होते हैं, क्योंकि यही फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है जी। मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस, क्योंकि कैबिनेट ही क्या करती है? हमारे देश में जो भी क्राइसिस होता है उसको मैनेज करता है, और उसका जो सेक्रेटरी है वो कहाँ पर है? उसका जो सेक्रेटरीट है वो आपका दिल्ली के अंदर है, वो इसको मैनेज करता है। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या बताया है कि कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही या फिर सही है? देयर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा देन लोकसभा इन द कमेटी। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हमको बताना है 1, 2, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। देखो जो पहला है, पहला इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि क्या होता है जो ये कमेटी होती है इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं, 7 आपके कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो पहला तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और हम सभी को मालूम है जितनी भी कमेटीज होती है उनके जो चेयरमैन होता है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्पीकर करता है लोकसभा का। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड ओनली। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें सेंसर मोशन के, इसमें हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। देखो क्या होता है कि यदि कोई मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हमारी पार्लियामेंट से कुछ तथ्यों को छुपाते हैं तो उसकी निंदा करने के लिए जो अपोजिशन वाले होते हैं वो एक मोशन लेकर आते हैं, जिसमें वो जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने उनके कार्यों की क्या करते हैं? वो निंदा करते हैं। तो ये हमारा जो निंदा प्रस्ताव होता है ये पूरी ग्रुप ऑफ काउंसिल, जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उसके खिलाफ भी आ सकता है। तो इसमें जो हमारा ये होगा ना, कैन नॉट बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये उनके खिलाफ भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा अमृत मिशन है उसका कौन सा थ्रस्ट एरिया नहीं है? देखो वाटर सप्लाई भी उसका थ्रस्ट एरिया है, इसमें 5 थ्रस्ट एरिया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग ये भी है,
ग्रीन स्पेसिस एंड पार्क, ये भी इसका एक थ्रस्ट एरिया है, लेकिन इसमें जो मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है ये नहीं है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नॉन मोटराइज्ड, इसमें जो आएगा वो आएगा नॉन मोटराइज्ड। तो इसका जो सही नहीं है वो कौन सा है आपका, सी वाला, सी वाला इज नॉट करेक्ट। Nowadays, non-fungible tokens are talked about in the context of digital assets on blockchain, operations of the banking correspondent in rural areas, multi-factor authentication, security requirement in banking transactions, transactions through small finance banks. देखो जो नॉन फंजिबल टोकन्स है ये बेसिकली हमारा किस कंटेक्स्ट में आता है, ब्लॉकचेन वाले कंटेक्स्ट में आता है। आंसर वुड भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी सैगिटेरियस, ये सैगिटेरियस ए के बारे में पूछ रहा है कि सैगिटेरियस ए चर्चा में था, क्यों था। देखो हम सभी को मालूम है दूसरी बार किसी ब्लैक होल की इमेज ली गई है, और ये जो ब्लैक होल की इमेज ली गई है कोई साधारण ब्लैक होल नहीं था ये, क्योंकि ये हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे उसके सेंटर में जो ब्लैक होल है ये उसकी इमेज थी। तो वो क्या है, सुपर मैसिव ब्लैक होल इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का जो सेंटर है उसमें जो हमारा ब्लैक होल है ये उसकी इमेज ली गई थी। और ये अप्रैल और मई की न्यूज़ है, अप्रैल और मई की न्यूज़ है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये आपके जो CDS वाला एग्जाम है ना उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि जो CERT है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गाइडलाइंस जो उसने जारी की थी, कौन सा सही नहीं, कौन सा हमारा क्या है, हमारा सही है। देखो इसमें पूछा है डाटा सेंटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स शैल कंपल्सरीली रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस विद इन 24 आवर्स। देखो जनरली क्या होता है, जनरली ये 24 घंटे में होता है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, केवल ही 6 घंटे का है, 6 आवर। और जो सेकंड वाला है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स शैल रिटेन यूजर डाटा फॉर एटलीस्ट 5 years एंड शेयर रिकॉर्ड्स विद अथॉरिटीज व्हेन रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी, सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जो हमारा ये है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये जो वर्ड है ये जब भी क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन होते हैं ये उसमें हमेशा प्राइम रहता है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है और डेवलपिंग नेशंस है हमेशा उनके बीच में फाइट रहती है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है बट हमारी जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड नेशंस ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, डेवलपिंग नेशंस कम रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज की कंटेक्स्ट में आता रहता है, और क्लाइमेट चेंज का जो कंटेक्स्ट है वो किस में आएगा, वो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। देखो अब इसमें जो अगला क्वेश्चन आया है उसमें पूछा है कि भाई विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़ रेफर्स टू। देखो बैड बैंक क्या होता है, जो बैंक होते हैं ना, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, इनके पास में क्या होता है, जिसको लोन देते हैं, अगर इनका लोन पे क्या नाम है, इनको वापस नहीं मिल रहा है रिटर्न, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आफ्टर 90 डेज यानी कि 3 महीने बाद उसको बोल देता है कि वो क्या हो चुका है, हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, NPA बन चुका है। अब जो बैंक इसको परचेज करता है NPA को फ्रॉम द कमर्शियल बैंक उसको बोलते हैं बैड बैंक। ओके जी, तो बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एक ऐसा बैंक जिसके पास में क्या है, एक ऐसा बैंक जिसके पास में क्या है, ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई जो 19th सेंचुरी पेंटिंग थी इंडिया में उसका फ्यूचर क्या नहीं था। ठीक है, जिसमें जो पहला ऑप्शन है आपका कि जो पेंटिंग हुआ करती थी वो मार्केट के लिए नहीं हुआ करती थी, वो केवल अपने पर्पस के लिए हुआ करती थी। As part of the Look East policy, which one of the following capitals of Northeast Indian states is proposed to be connected with Bangladesh via rail route? देखो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, अगरतला। क्या हो जाएगा जी, अगरतला। अब इसमें पूछा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है यानी कि जो जिला जज होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, जो हमारे गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, उसकी कंसल्टेशन के बाद में क्या करते हैं, वो जिला जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। आंसर वुड भी आपका सी। देखो इसमें क्या पूछा है कि जो हमारी भगनी निवेदिता थी यानी कि सिस्टर निवेदिता, उसने मतलब कौन सी इंडियन आर्ट को मास्टरपीस बोला था। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, भारत माता बाय अमिंद्रनाथ टैगोर, अर्जुन एंड सुभद्रा बाय राजा रवि वर्मा, सीता इन कैप्टिविटी इन लंका बाय अमिंद्रनाथ टैगोर, सती बाय नंदलाल बोस। देखो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा भारत माता। ये निवेदिता ही थी जिन्होंने मतलब अभिनंदनाथ टैगोर को गाइड किया था कि कुछ उनको नेशनलिज्म को ऑराइज करने के लिए कुछ इस प्रकार बनाना है जो भारत की आत्मा को रिप्रेजेंट कर सके, जो भारत की सोल है उसको रिप्रेजेंट कर सके, और इसके लिए जो भारत माता की जो इमेज थी वो ज़्यादा सूटेबल थी। और ये इमेज आपको मालूम होगा
क्या नाम है, जब हमारे यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चला था, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत पॉपुलर हो चुकी थी ये वाली हमारी जो इमेज थी, जिसमें इंडिया को एक मतलब रिप्रेजेंट कर दिया बाय द वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने पूछा है कि ऑपरेशन संकल्प वाज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय दी। देखो ऑपरेशन संकल्प को इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल वेलफेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम इसमें देखेंगे जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें ये बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया प्रोड्यूस टू द ट्राइबल इक्विटेबली, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है जी, इसमें जो आपका सी वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई ये बता दो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो इसमें आपका जो होगा सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वुड बी इनकरेक्ट। अगले पर आते हैं। इसमें पूछा है कि बैटल ऑफ राक्षसी तगाड़ी, ये किस कौन सी बैटल है, मतलब इसको पॉपुलरली जानते हैं। देखो हम सभी को मालूम है कि आपका 1565 में बैटल ऑफ तालिकॉट हुई थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी बोलते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स। देखो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे जो अफगानिस्तान में थे, वो दोनों भाषाओं में थे, दोनों हमारे किस में थे, दोनों भाषाओं में थे, दोनों स्क्रिप्ट में थे। वो कौन सी थी, ग्रीक और अरमाइक। कौन सी स्क्रिप्ट थी, ग्रीक और अरमाइक, क्योंकि वहां पर ग्रीक्स काफी ज्यादा मात्रा में रहा करते थे। अब इसमें पूछा है कि ये वाला कॉइन्स के बारे में, जो इंडियन 200 से लेकर 300 सीई के दौरान जो हमारी इंडियन कॉइन्स रही है, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें जो हमारा आंसर होगा, आंसर वुड बी डी। आंसर वुड बी डी। जो पहले ऊपर के 3 हमारे, वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अगले पर आते हैं। अब इसमें पूछ लिया, रिवर का नाम दे दिया है, और उसका पूछ लिया कि वैदिक नेम क्या है। वैदिक नेम उसका ये था, तो बताओ उसका जो मॉडर्न नेम है वो मॉडर्न नेम क्या है। हमारे पास में दृशादवती है, अस्कनी है, वितस्ता है, पुरुषनी है। देखो अस्कनी चिनाब, वितस्ता आपकी कौन सी रिवर हो गई, वितस्ता हो गई आपकी झेलम रिवर, और पुरुषनी हो गई आपकी रावी रिवर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर वुड बी आपका बी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कोठारी कमीशन था, कोठारी कमीशन का अपॉइंटमेंट कब हुआ था। देखो कोठारी कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था एजुकेशन पर, ये 1964 में हुआ था। इसमें हमारी क्या नाम है, कुछ ओशन करंट्स दे दी गई है और उनके बारे में पूछ लिया गया है। जो हमारी ओशन करंट्स है उनके बारे में पूछा गया है, और हम सभी को मालूम है कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया जो करंट है, ये क्या है, एक कोल्ड करंट है, ना कि वार्म करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर वुड भी आपका डी हो जाएगा। आंसर वुड भी आपका डी हो जाएगा। देखो इसमें मैप के बारे में स्टेटमेंट पूछ डाली है कि भाई मैप से ये बताओ, क्या मैप से हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, मैप से तुम जाते हैं। तो अगर हम इसमें क्या नाम है ये कर देंगे, तीसरा क्या कर देंगे, इनकरेक्ट कर देंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, आंसर हमको मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑटोमेटिकली 1 और 2। देखो इसमें ग्रेट सर्कल के बारे में पूछ लिया कि ग्रेट सर्कल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। जो ग्रेट सर्कल है, देखो ये ट्रेवल रूट्स नहीं बताते बिटवीन लोकेशंस ऑन अर्थ सरफेस, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो ये हम सभी को मालूम है, लैप्स रेट क्या होता है, हम जितना सर्फेस से ऊपर की ओर जाता है हमारा टेम्परेचर क्या होता है, वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। वही हमारा क्या होता है, लैप्स रेट होता है। टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी, अगले में पूछ लिया है कि भाई ये बता दो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, घाघर, माही, कोसी, मानस। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मानस जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। डीसी वाधवा केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखो ये वाला जो केस था ये आपका ऑर्डिनेंस वाला है, जिसमें लगातार जो बिहार गवर्नमेंट थी वो लगातार ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेकर आती रही सेम कंटेक्स्ट के साथ में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो आप इस प्रकार से ऑर्डिनेंस ला रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप, पार्लियामेंट की जो आपकी स्टेट असेंबली है उसको बाईपास कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वाला केस था ऑर्डिनेंस से संबंधित। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड हमारे देश में क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन, कि हमको जो हमारा मिल्क है, मिल्क का प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो किससे जुड़ी हुई है। देखो याद रखना कि प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग दी वुमेन, SC एंड ST। देखो आपको मैंने हमेशा एक बात बोली है
कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो, आप हमेशा ध्यान रखिए जो आपके करंट जो स्कीम्स होती है, स्कीम्स आपको जो पहले की स्कीम्स होती है उन पर ध्यान रखना होता है, लेकिन जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी सिग्निफिकेंट सबमिट हो रही है, कुछ कोई डिस्कवरी हो रही है, कोई कुछ और हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में आपको लेटेस्ट वाला होना चाहिए। लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है, आपको पास्ट वाली गवर्नमेंट स्कीम्स जरूर मालूम होनी चाहिए, खास तौर से 2014 के बाद से, क्योंकि वहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, देखो इसके बारे में पूछ लिया कि इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, आपका डी वाला, क्योंकि जो फेडरलिज्म होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे नहीं, वो बेस्ड होता है आपका डिवीजन ऑफ पावर पर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया कि जो स्कूल ऑफ पेंटिंग रही है ड्यूरिंग द मुगल्स, उसके बारे में पूछ डाला है। ठीक, तो इसके बारे में जो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा आपका, सी, बोथ 1 और 2 दोनों ही आपके क्या है, सही है, कि जो मालवा स्कूल था वो शिराजी स्कूल से प्रभावित था, और जो मुगल पेंटिंग थी वो बिजाद से प्रभावित थी। ठीक है जी, इसमें दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। इसमें पूछ लिया कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में सही है। देखो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये वर्ष 2015 में आया था, ना कि 14 में। ठीक है जी, दूसरा क्या हो गया आपका सही है, लेकिन पहला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, 2 ओनली। देखो इसमें पूछ लिया है फाइटर जेट के बारे में, मिराज 2000, तेजस के बारे में, रफाले के बारे में। हम सभी को मालूम है मिराज जो है वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, रफाले एक हाइपरसोनिक नहीं है, वो क्या है आपका, हाइपरसोनिक नहीं है वो। ठीक है जी, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही हो गया, यानी कि बी ओनली। देखो फाल्कन 9 रोबोट, ये जो फाल्कन 9 आपका रॉकेट है, इसको किसने शुरू किया है, आंसर आपका स्पेसएक्स। जो किंजल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये कौन से देश की है, ये कौन से देश की है, ये आपकी रशिया की। कौन से देश की है जी, रशिया की है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। मरियोपोल सिटी, ये अभी मतलब चर्चा में है, ये कहां पर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑफ अजोव। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑफ अजोव। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया ने कौन सा देश के साथ में सेपा को साइन किया है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूएई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसके बारे में पूछा है कि इंडियन प्रेस, इसमें मतलब एक इवेंट दिया हुआ है जो हमारा क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमको बताना है कि इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। The Vernacular Press Act of 1878 was introduced by the Viceroy Lytton against the council of his own law member. Absolutely fine statement. ये क्या आपका सही है, ये क्या, लेकिन ये जो आपका ए वाला है वो क्या गलत है, क्योंकि इंडियन प्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट था उसे करने का तरीका बदल गया था। इवन एक न्यूज़पेपर था अमृत बाजार पत्रिका, वो मतलब ये अप्लाई होता था आपका जो नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर थी, लेकिन वो मतलब रातों रात वो कन्वर्ट हो गया इंग्लिश के अंदर, एंड इंग्लिश में आने के बाद वो गवर्नमेंट को अक्यूज करता है। तो मतलब रातों रात ऐसा कुछ था नहीं कि वो फेल्ड हो गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो लिटन के बाद में जो दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं रिपन, वो क्या करते थे, इसको चेंज कर देते हैं इस लॉ को। देखो यहाँ पर हिस्टोरिकल इवेंट्स दे दिए और हमसे पूछ लिया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो इसमें अगर हम देखेंगे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज हमारा 1898, लॉर्ड कर्जन बिकम्स द वाइसरॉय। लॉर्ड कर्जन बिकम द वाइसरॉय। देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पहला और जो चौथे वाला हमारा ऑप्शन है, दोनों में मतलब दोनों इसमें सही बैठ रहे हैं, लेकिन अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट देखेंगे हमारा फोर्थ वाला बिल्कुल सही बैठेगा। अगले क्वेश्चन पर आता है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया कि भाई ये बता दो हमारे कौन से राज्य, स्टेट जो हमारे कौन से राज्य है वो लैंडलॉक है और वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ठीक है जी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। देखो इसमें पूछ लिया हमसे कि हमको जो माउंटेन पास है उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, बारालाचला, शिपकिला, जिलीपला, बोमडिला। देखो हम सभी को मालूम है बारह जो लाचला है ये कहां पर पड़ता है, ये वर्तमान में लद्दाख के अंदर है। शिपकिला कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। जिलीपला कहां पर है, हमारा सिक्किम के अंदर है। और जो हमारा बोमडिला ये कहां पर है, हमारा अरुणाचल के अंदर है। अगर हमको ये भी मालूम है कि लद्दाख यहाँ पर है, हिमाचल वहां पर है, और हमारा क्या नाम है जो सिक्किम है वो वहां पर है, अरुणाचल वहां पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा 1
2 3 4, यानी कि आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें जेट स्ट्रीम के बारे में पूछ लिया। देखो जेट स्ट्रीम के बारे में आपको बता दूं मैं, वो क्या होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है जी, ये हमारा गलत हो चुका है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई हमको ये बताना है, कुछ यहाँ पर प्लेन्स दिए हुए हैं, भाबर, बांगर, खादर, डेल्टा। देखो भाबर क्या होता है, जहाँ पर पत्थर मिलते हैं हमको, ग्रेवल्स मिलते हैं। बांगर जहाँ पर हमको क्या मिलता है, जहाँ पर हमको कंकर मिलता है। खादर में क्या मिलती है, सिल्ट मिलती है। और डेल्टा में क्या मिलता है, हमको मिलता है मार्श। आंसर क्या हो जाएगा, पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा, बी। ठीक है जी, आंसर इसका ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ लिया कि अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट, यानी कि एनबीएफसी जो होते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते लोगों को, ना ही वो उनको चेक बुक इशू कर सकते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। सुमन सिंह कमेटी किस लिए गठित हुई थी? देखो हम सभी को मालूम है सुमन सिंह कमेटी जो थी वो फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए गठित हुई थी। किसके लिए जी, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा बी। जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो शेयर, जो उसके शेयर्स होते हैं उनको कम कर देती है, वो वहां से जो पैसा मिलता है क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं जी, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं उसको। अब इसमें पूछ ले कि जो जीएसटी वो क्या है। जीएसटी जो है आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। ऐसा नहीं है कि इसको जहां से हमने परचेस किया है वहां पर, मतलब जहां से इसका ओरिजिन हुआ है वहां से हम इसको पे करेंगे। इसको वो व्यक्ति पे करेगा जो व्यक्ति किसी चीज को परचेस करेगा, यानी कि क्या होगा आपका डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। आपका पूछ लिया कि जो हमारी जीडीपी पहले जो वो क्या नाम है गिरी थी 23.9%, एंड उसके बाद में क्या हुआ था कि वो 7.5% के हिसाब से गिरी थी। तो क्या हो रहा है, पहले वो ज्यादा थी फिर वो ऊपर की ओर जा रही है। तो ये जो पहले ऐसे थी वो ऐसे अब ऊपर की ओर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये वी शेप रिकवरी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वी शेप रिकवरी। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया कि भाई जो नीति आयोग की जो एसडीजी इंडेक्स है उसमें कौन सी एक कैटेगरी नहीं है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर्स, फास्ट रनर्स, अचीवर्स। देखो उसमें जो कैटेगरी नहीं है वो क्या है आपका फास्ट रनर्स। फास्ट रनर्स इज नॉट अ काइंड ऑफ कैटेगरी। इसमें पूछ लिया कि जो ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक है उसको किसने पॉपुलराइज किया है, इंट्रोडक्शन में पॉपुलराइज किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। इसके बाद में आ गया कि अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये बुक डील करती है पार्टीशन के बारे में जो वॉयलेंस हुआ है। तो उसको जो लिखा है किसने लिखा है, उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया ने इस बुक को लिखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर, मतलब जब बॉम्बे रेलवे का कंस्ट्रक्शन हुआ था और वो लिंक कर दी गई थी, कौन से शहर का क्या नाम है डिक्लाइन हुआ है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मिर्जापुर। आंसर क्या होगा इसका जी, मिर्जापुर। When was the first all India census was attempted? देखो आपका जो आंसर होगा ना, फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वो आएगा आपका 1881। जो 1871 वाला था उसको हम ऑल इंडिया नहीं बोल सकते। मतलब देखो 1871 और आपका 1881, इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी आपका सी वाला 1881। इसमें पूछ लिया कि देर आर 4 मेजर पोर्ट्स एंड 25 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा डी। अब इसमें क्या कर दिया है, इसमें आपको कुछ बॉडीज दे दी गई है और उनके हेडक्वार्टर्स दे दी गई है, लाइक आसियान, CIS, EU, OPEC। आसियान के जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये कहाँ पर है आपका मिन्स्क यानी कि बेलारूस के अंदर। EU यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, OPEC वेना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले में चौथा, दूसरे में तीसरा, यानी कि ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोली फ्लक्चुएशन, आपका जो सोली फ्लक्चुएशन है ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर मिलता है, मतलब ये कहाँ पर मिलता है आपको, सी परमाफ्रोस्ट रीजन। कहाँ पर मिलता है जी, सी परमाफ्रोस्ट रीजन में आपको ये मिलता है देखने के लिए।
इसमें जो आपका जियोलॉजिकल टाइम में पूछ लिया कि जो मार्सुपियल्स थे वो कौन से टाइम में अपीयर हुए थे, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपर क्रेशियस। इसमें बियारो के बारे में पूछ लिया है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका सी, बोथ 1 और 2। ठीक है जी। नाटो का मेंबर कौन सा नहीं है, नाटो का जो मेंबर है वो कौन सा नहीं है, बेलारूस। देखो ये जो 73rd क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया 15 आसियान समिट। देखो 15 आसियान समिट आपकी वर्ष 2017 में हुई थी, ना कि वर्ष 2022 में। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। यूरोपियन यूनियन इज इंडियाज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, यूएसए है, ना कि ये। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, नन। इसमें पूछ लिया कि जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। देखो पहले वो 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो चुका है, वो 3 और 70, 3 years और अप टू 70 years ऑफ एज। ठीक है जी, आगे आते हैं। इसमें पूछ लिया कि बिमस्टेक का मेंबर कौन कौन से है। बिमस्टेक का मेंबर कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार। आंसर वुड भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखो इसमें पूछ लिया है कि भाई अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, इसमें कौन सी क्या है आपकी, एक क्रूज मिसाइल है। आंसर जो हो जाएगा आपका इसका वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है आपकी, क्रूज मिसाइल है। धनुष और ये अग्नि, अग्नि आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, धनुष आपका क्या है, एक टॉर्पीडो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम, देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम है ये क्या है आपका, लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम वॉरशिप्स। इसको बोइंग ने डेवलप किया है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि भाई इंडिया ने रिसेंट में जो कोस्टल रडार सिस्टम है कौन से देश को दिया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा मालदीव्स। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस एंड एज यू नो माय नेम इज प्रियंका सिंह। और बच्चा आज मैं आपके लिए जो संडे को CAPF का पेपर हुआ था उसके मैथ्स के सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। तो मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं लेट्स स्टार्ट। कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है ध्यान से देखिए, पेपर आसान ही आया है। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इज 35। भाई फादर की एज को हम F रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एल्डर सन की E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यंगर सन की Y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एजेस को। तो यहाँ पे क्या कहा है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन, फादर प्लस एल्डर सन का एवरेज आपको दिया है 35, राइट। कितना, 35। तो आप यहां से आपको ये पता चल गया फादर प्लस एल्डर सन आपका हो जाएगा 70। सिमिलरली द एवरेज एज ऑफ फादर और यंगर सन, फादर प्लस यंगर सन की आपको एवरेज दिया हुआ है 32। तो फादर प्लस यंगर सन कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। एक लास्ट में एक और लाइन लिखी हुई है, द एवरेज एज ऑफ द टू सन्स, यानी कि एल्डर सन प्लस यंगर सन का एवरेज आपको 17 दिया हुआ है। इसका मतलब एल्डर प्लस यंगर आपका 34 होगा। बात क्लियर है। अब आपसे पूछा है एवरेज ऑफ फादर एंड द टू सन्स। अब एवरेज ऑफ फादर एंड द टू सन्स निकालना है, यानी फादर की एज प्लस दोनों सन्स की एज डिवाइडेड बाय 3। दोनों सन की एज पता है, फादर की एज निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इन दोनों इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहां ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फादर प्लस एल्डर प्लस यंगर इज इक्वल्स टू 70 प्लस 64 यानी कि 134 हो जाएगा। एंड आपको ये पता है कि ये इक्वेशन 3 से आपको पता चल रहा है एल्डर प्लस यंगर कितना है 34, यानी 2 टाइम्स ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 34, वहां गया तो 100, यानी फादर की एज आ गई आपकी 50, 100 आ गई। बस बात खत्म। अब इक्वेशन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, तो एवरेज क्या हो जाएगा 50 प्लस दोनों सन्स का एज कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द एवरेज एज। तो ये आ गया 84 बाय 3, 84 बाय 3 क्या हो गया 28 ईयर्स, 28 ईयर्स विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बेहद ही आसान सवाल, इसमें कुछ आपको वो करना ही नहीं था। देखिए समझिए, द नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3, यानी कि कोई नंबर हम मान लेते हैं x, ये x अपने 1/3 से, यानी कि अब इसका 1/3 यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ x कितना है 124 ज्यादा है।
That means the difference of x and its 1/3 is given equal to 124. तो यहाँ से कितना आया 2x/3 is equals to 124. 2 से कैंसिल यानी 62 हो गया और x की वैल्यू आ गई 186 विच इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? व्हाट इज द नंबर? बहुत ही आसान सवाल था, एकदम फ्री का नंबर यहाँ से मिल रहा है हमको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखिए, ये है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का. एक कार इतनी स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कोई कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. कितना स्पीड? सॉरी, ये कह रहा है कि एक कार 3/4 ऑफ अ डिस्टेंस कितने से 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है. रिमेनिंग 1/4 पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय v किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ है. एवरेज स्पीड देखो, दो तरीके से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं. अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है अगर कोई पर्सन a और b तक जा रहा है x किलोमीटर से, अब b से वापस ये आ रहा है y किलोमीटर पर आवर से, तब आप डायरेक्ट 2xy अपॉन x प्लस वाई फॉर्मूला लगा लेते हैं जब डिस्टेंस कॉमन होता है, यानी कांस्टेंट होता है, इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ से ट्रेवल किया हो. लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, और जब डिस्टेंस डिफरेंट होता है तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है कितना? हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया, तो x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया. अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम के लिए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 3/4 ऑफ x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 60 किलोमीटर. ये एक टाइम आ गया. दूसरा कितना आएगा? 1/4 ऑफ x इन v टाइम, और यही वैल्यू दी हुई है हमें 50 के इक्वल. तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 50 ब्रैकेट में 3x/240 प्लस x/4v. क्लियर है? अगर x मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल्स टू 50, 0 कैंसिल यानी 15/24 प्लस ये कितना हो जाएगा 50/4v. इसको मैं इधर लाके माइनस करूं यानी कि एलसीएम लेंगे 24 माइनस 15 यानी कि 9 कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 50/4v. 4 से कटेगा ये 6 टाइम्स में और 3 से कटेगा 3/2 टाइम्स में, यानी कि आपका v इधर आके वैल्यू हो जाएगा 100/3 किलोमीटर पर आवर. तो ये ऑप्शन कौन सा है? सी वाला आंसर एकदम करेक्ट होगा. 100/3 किलोमीटर पर आवर विल बी योर करेक्ट आंसर. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान सवाल. बोला है a प्लस बी किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं. And if B alone can complete the work in 15 days, that means B कितना डेज ले रहा है? 15 डेज. तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आ गया 30. तो यहाँ पे A प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 3 और B की अकेले इफिशियंसी 2 हो गई. अब B की इफिशियंसी 2 है तो A की इफिशियंसी कितनी हो गई 1. अब बोला है A अलोन उस वर्क को कितने डे में कंप्लीट करेगा, यानी कि टोटल वर्क अपॉन A की इफिशियंसी 1 है, यानी 30 डेज इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी. इज दैट क्लियर? तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है देखिए, द एवरेज इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ 5 नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25. यानी कि आपके पास कोई नंबर होंगे, नंबर्स ले लेते हैं A B C D E. ठीक है, तो पहले 4 नंबर्स का एवरेज आपको 25 दिया हुआ है एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स इज 20. तो क्लियरली ये मेंशन यहाँ पे जब एवरेज दिया, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन यानी टोटल सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. तो यहाँ पे एवरेज अगर 25 दिए, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, तो इनका सम कितना आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा? 25 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 100. सिमिलरली आपका B प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना आ जाएगा? 20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 80. क्लियर है? और यहाँ हमसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. यही पूछ ही सकता है इसमें बच्चा, क्योंकि ये तीनों टर्म्स कॉमन है. ये तीनों टर्म्स कॉमन है तो जो बचे हुए हैं वही आएगा हमारे पास. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बी सी डी कट जाएगा, यहाँ से बचेगा a माइनस ई और यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 80 दैट इज 20. तो आंसर इज योर डी ऑप्शन. इज दैट क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 85 नहीं 86. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर 91.
91 क्वेश्चन देखो, मैथ्स का क्वेश्चन 91। ये आपको बोला है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोग है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 5 लोगों का ग्रुप है, अमंग विच देयर इज अ कपल, एक कपल है। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 5 पीपल बी सीटेड इन अ रो हैविंग 5 चेयर्स। भाई 5 चेयर्स हैं, अब इसमें 5 लोगों को बैठाना है, बट पॉइंट इज कि यहां पर ये जो कपल है ये साथ में बैठेगा। कपल मतलब 2 लोग, ये 2 लोग हमेशा एक साथ बैठेंगे। तो क्या आप इसको 4 चेयर्स के अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं, यानी कि इन 4 का किस हिसाब से बैठाया जा सकता है भाई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दैट मीन्स यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के हिसाब से बैठाया जा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि 2 पर्सन्स है तो इनमें भी हम अपना अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल एडिशनल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 तरीके से बैठाया जा सकता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये आपस में 4 फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे अलग से 2 फैक्टोरियल अप्लाई होगा। दैट मीन्स ये कितना हो गया, ये होता है 24, ये आता है 2, यानी कि आ गया आपका 48, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? आंसर विल बी 48। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बहुत ही आसान सवाल। 2 फ्रेंड्स 10 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम start running towards each other at the speed of 10 किलोमीटर and 14 किलोमीटर respectively। ओके, 2 फ्रेंड्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसका स्पीड दिस साइड 10 किलोमीटर पर आवर है एंड इसका स्पीड दिस साइड 14 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे डिस्टेंस है आपकी 10 किलोमीटर। तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा। रिलेटिव स्पीड जो दोनों एक तरफ आते हैं तो क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + 14 दैट इज 24। अब ये टाइम मिनट में दिया हुआ है, हमारा टाइम यही आएगा, बट ये आर में आएगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 6 से काटो ये 4 टाइम्स, और 4 से कटेगा ये 100, यानी 25 मिनट विल बी योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 93। भाई ये भी आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि एक बार में 2 आउटपुट आएंगे तो 3 बार में कितने आ जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके हो जाएंगे 8। बात क्लियर है? अब यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली 2 बार हेड कितनी बार आएगा, एग्जैक्टली 2 बार हेड। 2 बार हेड आ सकता है THH या HTH या HHT, यही 3 पॉसिबिलिटी है, 2 बार एग्जैक्टली हेड आने की। इसका मतलब ये कितनी पॉसिबिलिटी हुई, 3 आउट ऑफ 8 पॉसिबिलिटी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, ये अच्छा सवाल था, एक काफी अच्छा सवाल था। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 MCQ, ईच करेक्ट आंसर गिव्स 4 मार्क्स। भाई करेक्ट के लिए आपको 4 मिलेगा एंड इनकरेक्ट के लिए मिलेगा आपको -1। इफ द कैंडिडेट गेट 74 मार्क्स, कैंडिडेट को 74 मार्क्स मिले हैं तो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही है करना, क्योंकि अगर 25 लेट्स सपोज 4 क्वेश्चंस उसने अनअटेम्प्ट किए हैं तो 21 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं। 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इसका मतलब अगर वो पूरा सही करता तो उसको 84 नंबर मिल जाता, बट उसको मिला कितना है, 74, यानी कि कितने नंबर कम मिले हैं, 10 नंबर्स कम मिले हैं। अब ये जो 10 नंबर्स कम मिले हैं, इसका क्या मतलब है, तो आप ये देखेंगे कि जब एक क्वेश्चन गलत होता है ना तो ये 4 नंबर्स जो आपने अटेम्प्ट किया वो तो जा ही रहा है, वो तो आप जब क्वेश्चन छोड़ भी रहे हैं तो भी आप 4 क्वेश्चन लूज कर ही रहे हैं वहां पे, बट -1 भी जा रहा है, यानी एक क्वेश्चन पे आप 5 नंबर गवा रहे हैं, 4 नंबर नहीं। तो यानी कि एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, तो कितने क्वेश्चन किए होंगे कि कितने 10 नंबर गए होंगे, यानी 2 क्वेश्चन गलत किए होंगे। 2 क्वेश्चन गलत कर दिए भाई, तभी आपके सही क्वेश्चन कितने रहे होंगे, 19, तभी आपका स्कोर 74 हुआ, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है 4। बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 क्वेश्चन सही गलत एक, और 4 क्वेश्चन अगर अनअटेम्प्टेड है तो मैक्सिमम मार्क्स 84 हो सकता है। और मान लीजिए 21 क्वेश्चन पूरे आपने गलत कर दिए तो आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 21। तो आप यहाँ पे भी एलिगेशन लगा दीजिए 74 से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस होके 95 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस होके 10 आ जाएगा। तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 19:2 आ गया, यानी कि सिर्फ 21 क्वेश्चन किए हैं और आपके
25 में से 21 क्वेश्चन किए हैं एंड 4 क्वेश्चंस आर रिमेन अनअटेम्प्टेड। इज दैट क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अ पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स। एक पर्सन के पास 100 टोटल कॉइन्स है, कंसिस्टिंग ऑफ ₹2 एंड ₹5। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज ₹320। ठीक है, हम मान लेते हैं ना कि 5 रुपए के उसके पास x कॉइन है और 2 रुपए के उसके पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे। भाई टोटल 100 है, दो वेरिएबल लेने का कोई मतलब नहीं है, तो 100 माइनस x कॉइन्स 2 के होंगे। टोटल 100 कॉइन्स है, अगर 5 के x हैं तो 2 के कितने होंगे, 100 माइनस x, बस बात खत्म। तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 320 रुपीज है। तो यहाँ से 5x आया, यहाँ से 200 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 320, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 120। तो x की वैल्यू आई 40। x की वैल्यू अगर 40 आई, दैट मीन्स 5 रुपए के 40 कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स 100 हैं, तो 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, 60, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 101। ओके, 101 क्वेश्चन। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस। किसका डिफरेंस भाई? द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहली बात, आपको n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल क्यूब, माइनस करना है इसमें 10 n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, यानी उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इज दैट क्लियर? दोनों में वैल्यू किसकी जाएगी, 10 की, यहाँ पे स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों में वैल्यू किसकी जाएगी, n की वैल्यू 10 जाएगी, यानी कि 10 इंटू 11 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 बाय 6। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कितना आएगा, 5, यानी 55 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3025। यहाँ से माइनस किया भाई, तो ये 2 से काट दो 5, और ये 2 से 3 टाइम्स 7 आ गया। 35 इंटू 11 होता है 385, और जब आप 385 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0492, 04 and then 62, 0462, which is option number B is the correct answer. Very good. Clear? चलो भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट इज 102। यहाँ पे बोला है एक पर्सन ने एक शॉपकीपर से कुछ परचेज किया है जहाँ पे उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। अब उसने ई वॉलेट से पेमेंट किया है, इसकी वजह से उसको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब पहले 100 का रुपया था, मान लो एमपी उसका कितना था, 100। अब उसको 10% डिस्काउंट मिलने का मतलब है उसको 90 रुपीज में उसने बेचा। अब उसको इसका 10% कैशबैक, 90 पेमेंट कर रहा था, उसका 10% कैशबैक मिल गया। इसका मतलब वापस 10% डिस्काउंट, किसी भी चीज का 10% डिस्काउंट, यानी कि लास्ट वाला डिजिट हटा के पॉइंट लगा दो, इसका मतलब 9, यानी कि उसने क्या 81% पे ही उस चीज को खरीदा, 81 रुपीज कह लो, परसेंट कह लो। ठीक है, यहां से यहां तक नेट डिस्काउंट कितना हो गया भाई, इसीलिए तो 100 से कंपेयर करते हैं। यहां से कितना आ गया, 19%, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? चलो भाई, अगला सवाल भाई, ये देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फेरिकल, मेल्टिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस कभी भी आप मेंसुरेशन पढ़ो तो मेल्टिंग के क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, मोस्टली हर एग्जाम में आते हैं। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ आयरन मेल्टेड and 2 new balls are made whose diameter are in the ratio 1:2। यानी कि सीधी सी बात है, एक बड़ा बॉल है, उसको मेल्ट करके 2 छोटे बॉल बनाए गए हैं, जिसका एक का डायमीटर 1 है और दूसरे का डायमीटर 2 है। अब आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर बॉल न्यू बॉल टू द ओरिजिनल बॉल, यानी स्मॉलर बॉल के वॉल्यूम का और बड़े बॉल के वॉल्यूम का रेशियो पूछा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, आप रेडियस का क्यूब करें, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ क्यूब से मतलब है, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब से मतलब है आर क्यूब करो या डी क्यूब करो, बात वही आती है, क्योंकि रेशियो में 2 जो होगा वो कैंसिल हो जाए। यानी इसका वॉल्यूम, इसका जो रेडियस आएगा वो 1 आएगा, और इसका जो आएगा वो 8, यानी इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो 1:8 का होगा। बट ये दोनों बॉल्स मिली तो बड़ी वाली बॉल से हैं, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 9। अब आपसे छोटे वाले से और बड़े वाले का रेशियो पूछा है, तो क्या आ गया, 1/9, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? चलो भाई, अगले सवाल को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बड़ा ही आसान तरीका पूछा है इसने। बोला है कि सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। यानी कि एक बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% के लिए 2 years के लिए दिया। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, x प्लस एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी x इंटू एक्स अपॉन 100, क्योंकि रेट आपका सेम है तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 21% आपका डिस्काउंट हुआ, या 21% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपसे पूछा है कि अगर उसने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया होता सेम आपको, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, ठीक है। और आपको इतना ही मिला है CIB। तो आप एक बात बताओ, 2 साल का SI आपको ये मिला है, 2 साल का SI ये है, तो 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 10.5%। बड़ी सीधी सी बात है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जस्ट हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 25% एवरी आवर, मतलब हर घंटे में उसकी स्पीड 25% कम होती जा रही है। इफ ही रन्स 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, ठीक है, पहले आवर में बेटा वो 16 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, नेक्स्ट आवर में क्या होगा, 25% उसकी स्पीड कम होगी, 25% मतलब 1/4। इसका 1/4 निकालो, कितना हो गया, 1/4 यानी कि आपका हो गया इसका 4, और 4 कम हो गया यानी बचा कितना, 12। नेक्स्ट आवर में फिर इसका 1/4 कम होगा तो बचेगा 9, यानी इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, ये आपका, ये डिस्टेंस आपका टोटल हो गया 28 प्लस 9, यानी 37 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कर देंगे, यानी 3 कर देंगे तो आपकी स्पीड आएगी, ओवरऑल एवरेज स्पीड पूछा ना, तो कितना हो जाएगा, ये 12.33 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? जितने भी क्वेश्चंस थे हमने मैथ्स के सारे डिस्कस कर लिया है ना। आई होप आपको पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, और पेपर इजी था बच्चा, कोई भी कंटेंट आपका इजी नहीं था। किसी भी चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन जितने आ सकते थे वो एकदम बेसिक ही सवाल पूछे। आप लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर डालते हैं, बहुत ज़्यादा PhD कर डालते हैं किसी भी चीज़ पे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, और उन PhD के चक्कर में आप बेसिक क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं जो कि नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड या नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो। जय हिंद एंड टेक केयर। हेलो बच्चों, मेजर कलसी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विवेकानंद आपको जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, जो CAPF संडे को मॉक टेस्ट हुआ था आपका, उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जैसे सॉल्व किए थे उसको, और आप लोग मैच करा लो इसमें कि आपका जिनका भी अगर इसमें गलत है तो आंसर की में जिन्होंने देखा कि उनका गलत है तो वो देख लें कि कहाँ पे उन्होंने गलती की है, जिससे कि इन फ्यूचर वो गलती ना दोहराएं। तो देखिए, पहला सवाल फिजिक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हिंदी में होता है लघु परिपथ। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल है, सपोज करो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि इन दोनों को जैसे बहुत कहते हो ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर मिला दे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो यही कुछ ऐसा ही केस होता है। उसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम लोग बहुत लो रजिस्टेंस, बहुत कम परिपथ है, बहुत कम रजिस्टेंस यानी कि लो रजिस्टेंस कि किसी वायर से अगर जोड़ दें, ऐसे समझ लो, बस समझने के लिए है ये। अगर हम किसी लो रेजिस्टेंस के वायर से अगर इसको जोड़ दें, एक मिनट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR। अब यहां पे देखो, I अगर आपको करंट की बात आप करो तो V/R होगा। अब R की वैल्यू अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर दे रहे हो, यानी कि करंट कहीं ना कहीं ऐसे परिपथ को फॉलो कर रही है, ऐसे सर्किट को फॉलो कर रही है जहां पर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत ज़्यादा कम है मतलब रास्ते में उसकी कोई बाधा नहीं आ रही है। जब कोई भी रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आ रही है करंट के फ्लो में, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर करंट ये इंक्रीजेज शार्पली होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप R को 0 की ओर भेजते हो तो यहाँ पे देखो करंट किधर जाएगी, इन्फिनिटी की ओर। ठीक, तो ये आप इतना अपना क्लियर रखो कि अगर शॉर्ट सर्किट की बात आती है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77।
तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ। अब देखो जो मोमेंटम है वो 2 टाइम्स चेंज हो जा रहा है, मतलब जो प्राइमरी जो स्टार्टिंग में मोमेंटम था, मान लीजिए कि जो शुरू का संवेग था वो p है, और बाद में जो संवेग हो गया मोमेंटम वो 2p हो गया। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी मान लीजिए वो k है, और ये मान लीजिए कि जो बाद में काइनेटिक एनर्जी थी वो हो गई k डैश। ठीक, तो अगर ये आपने इतना एज्यूम कर लिया है तो आपको एक फार्मूला दिमाग में रखना है कि जैसे आप जानते होंगे कि k बराबर होता है हाफ mv²। ठीक, सबको पता होगा। तो यहाँ पर क्या करो कि अगर मैं ये m को ऊपर नीचे m से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर हो जाएगा m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन m। मैंने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया है सिर्फ एक फार्मूला बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो m इंटू वी का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम, तो ऊपर हो जाएगा p² अपॉन नीचे हो जाएगा 2m। क्यों? क्योंकि p बराबर होता है, आपको पता होगा p बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी ही संवेग होता है, यानी कि आपका मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे देखिए k इक्वल टू इतना है, ये आ गया k इक्वल टू पहले से जो आपको पता था। अब k डैश में क्या कर रहे हैं, k डैश में कर दे रहे हैं कि जो ये मोमेंटम है उसको 2 गुना कर दिए हैं, यानी कि p की जगह पे 2p का स्क्वायर कर दो अपॉन 2m। अब बताओ यहाँ से जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4 ना, 4p², मतलब अगर आपको इसको लिखना है तो k डैश इक्वल टू हो जाएगा 4p² अपॉन 2m। अब देखो बच्चों p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m क्या है, यही एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी ही है। तो k डैश इक्वल टू अगर देखो यहाँ पे तो 4 टाइम्स k, यानी कि यहाँ पर वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा आपका 4 गुना। ये इससे भ्रमित मत होइएगा, 6 नहीं है 4 गुना है। ठीक है, तो ये 4 गुना, ये आंसर जिन्होंने किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि 4 गुना होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये सब आप मैच कर लो और अपना देख लो कि कहाँ कहाँ पे गलती किए हो, और उस गलती को दोबारा मत दोहराइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मिटा देते हैं, नहीं है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 82 क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। तो 82 क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। कहा जा रहा है कि अ कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। मतलब ये है, समझिए हिंदी में, कि जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु हैं A और B। ठीक है, अब यहाँ से कार शुरू करती है चलना और यहाँ तक मान लो गई है B तक। अब वो कह रहे हैं, मान लीजिए कि पूरी डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल की वो D है। ठीक है, पूरी डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल की वो D है। तो यहाँ पर है कि जो 3/4 डिस्टेंस है, मतलब यहाँ तक 3/4 का मतलब क्या होगा, 3/4 का मतलब क्या होगा, ज़्यादा, कितने, आधे से ज़्यादा, तो यहाँ पे चला आएगा। तो ये 3/4 ऑफ D डिस्टेंस ये किससे चला है, कार ट्रेवल्स डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस 3/4 डिस्टेंस कितना चला है, 60 किलोमीटर पर आवर से। अब उसके बाद जो बाकी का बच रहा है 1/4, यानी कि D/4 बचेगा डिस्टेंस। तो बाकी का जो D/4 बच रहा है उसको वो किससे चल रहे हैं, v किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, v किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, v किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ फुल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। तो ये कह रहे हैं कि जो पूरा एवरेज वैल्यू है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो अब उनका पूछना है कि इफ द एवरेज स्पीड इज दिस, तो v की वैल्यू आपको बतानी है कि ये v कितना होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, और जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम में बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। तो एक चीज़ आपको फार्मूला देखिए सबको याद रहता है, सबको पता होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का आने का आपको टाइम तो पता नहीं है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t1 लगा, A पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक आने में, इसको हम C मान दे रहे हैं। ठीक है, C कह दे रहे हैं, दूसरे पेन से कर देते हैं, ये दूसरे कलर से। तो मान लीजिए पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहाँ पर क्या है,
इसके बाद अब यहां पर हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक आने में t1 टाइम लगा है, तो हमें चाहिए v एवरेज। v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो यही है ना, टोटल d ही तो है पूरी डिस्टेंस, यहां से वहां तक पूरी डिस्टेंस तो d है, अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम यहां से यहां तक आने में t1 टाइम लगा है, t1 टाइम लिख दो, प्लस यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगा है, यहां पे t2 टाइम लिख दो। अब इसके बाद इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। अब बताओ t1 कितना होगा, देखिए यहां पर समझ लीजिए t1 क्या है, टाइम, समय। समय क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस चला है, कितना चला है, 3/4d, और किस वेलोसिटी से चला है, 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम दिया हुआ है सब कुछ। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3d अपॉन 4 इंटू 60, तो 3 और ये 20 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, d अपॉन 80। अब ये आ गया t1 आपका, इतना आर आएगा, इतना घंटा आएगा। और t2 कितना हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा d/4 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v, तो आ जाएगा d अपॉन 4v। ठीक, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। फिर t1 और t2 की वैल्यू यहाँ ले जाके बस चुपचाप रख देनी है, और v एवरेज की वैल्यू आपको दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे एवरेज की जगह पे हो जाएगा 50 इक्वल टू, यही वाला इक्वेशन बन गया, इसी को सॉल्व करना है। तो 50 इक्वल टू हो जाएगा d, ऊपर ऐसे ही रहने दो, t1 प्लस t2 यानी कि d अपॉन 80 प्लस d अपॉन 4v। ठीक, अब इसमें क्या करो, d अपॉन 4 कॉमन ले लो, ठीक है, नीचे वाले में d अपॉन 4 कॉमन ले लो और थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, d अपॉन 4 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर तो d बचा ही है, यहाँ पे d अपॉन 4 कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, d अपॉन 4 कॉमन ले लोगे तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन v, यही बच रहा है। अब देखो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको इधर मिटाते हैं। इधर ये फिगर आप समझ चुके होंगे, तो ये फिगर मैं मिटा दे रहा हूँ, अब यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू ये 50 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा, 20 इंटू वी, 20 इंटू वी होगा एलसीएम आपका। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, 21 टाइम जाएगा, तब यहाँ पर आपको मिलेगा 21 टाइम जाएगा, तो ये मिल जाएगा यहाँ पे v और प्लस और v टाइम्स ये हो जाएगा 20, तो ये 20v ऊपर चला जाएगा, 20v भी तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये रेशियो में नीचे है, तो 20v ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 80v अपॉन v प्लस 20। अब देखिए 50 इक्वल टू 80v अपॉन v प्लस 20, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 50v प्लस 5 2 10, 10 100 मतलब 1000 हो गया, इज इक्वल टू कितना बचा 80v। अब 80 देखो 50v को इधर ले जाओ, 80v में से 50v को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 30v, ऐसे लिख दे रहे हैं, या 30v बचा, 30v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, तो ये 30 0 कट गया। अब खुद ही देख लीजिए आपको आंसर 100 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, मतलब ये वहां से जो ये 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 100 अपॉन 3 से किया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, तो हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए कह रहा है रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 25% एवरी आवर इफ ही रन्स 16 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड ही रन्स फॉर 3 आवर्स, देन व्हाट इज हिज एवरेज ओवरऑल एवरेज स्पीड। देखिए क्वेश्चन को समझिए हिंदी में, ऐसे समझिए, 105 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझिए कि ये कह रहे हैं कि एक रनर है कोई, वो शुरू के 1 घंटे में जितनी उसकी स्पीड होती है, जितना मतलब पहले में वो चलता है 16 किलोमीटर, लेकिन यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड 1 घंटे तक चलता है,
लेकिन यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बी पॉइंट पर आते आते, बी पॉइंट पर आते आते उसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, मान लो ए बी सी डी। तो इफ 16 किलोमीटर और 3 आवर्स में चलता है, 3 आवर्स में चलता है तो मैं पूरा 3 सेगमेंट में बांट ले रहा हूँ। 1 घंटा यहाँ चला, 1 घंटा यहाँ चला। अच्छा बताइए, जब उसकी हर 1 घंटे पर स्पीड घट जा रही है तो इसका मतलब हर 1 घंटे में जो डिस्टेंस चलेगा वो कम चलेगा, मतलब अगली डिस्टेंस 16 से कम होगी, उसकी अगली डिस्टेंस फिर उससे कम होगी। तो ठीक है, अब हमें यही डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो देखो एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी होगी। अगर वो हर बार 25% थक जा रहा है, कम हो जा रहा है स्पीड उसकी, तो ए से डी तक जाने में ओवरऑल जो उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो कितनी होगी। अच्छा बताइए, एवरेज स्पीड जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किया, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जितना भी ये चलेगा, यही टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर हमें पता है। अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। और टोटल टाइम कितना है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा दिया ही हुआ है, d/3 यही होगा, बस यही करना है। तो हमें दोनों डिस्टेंस निकालनी। अच्छा बताइए, अगर कोई चलता है और 25% थक जाता है तो कितना दूरी अब चलेगा, पहले का 25% थक गया है ना, तो चलेगा कितना। अगर 1 घंटे की बात की जा रही है तो देखिए वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम 1 ही घंटा है, 1 ही घंटे की बात है, और ये वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अगर वेलोसिटी 25% घट गई, इसका मतलब डिस्टेंस पे भी असर पड़ेगा जितना वो चल रहा है। डिस्टेंस पे कितना असर पड़ेगा, 75% का। खुद ही सोच के देखिए, 75% वो अब 25% और कम चलेगा, मतलब 75% चलेगा। तो यानी कि जो 16 है, जो BC अगर आप निकालोगे, देखिए AB दिया हुआ है 16 किलोमीटर, अगर आप BC निकालोगे तो ये हो जाएगा 16 का 75%, यानी कि ये हो जाएगा। तो 5 का कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से अगर इसको डिवाइड करो तो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर बचेगा 5 3 ज़ा, कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, सॉरी। ये इसको आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 से अगर आप डिवाइड करो तो ये हो जाएगा पहले 20, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा इतना हो जाएगा, फिर 5 3 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा। तो यहाँ पे देखो ये 4 से 16 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो ऊपर 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। देखो हमने कहा था ना कि कम चलेगा, तो अब इसमें वो चलेगा 12 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें भी देख लेते हैं कितना चलेगा, C से D तक में कितना चलेगा वो भी देख लेते हैं, तो CD, अगर CD बराबर देखोगे तो CD में भी क्या है, अब इसका जितनी स्पीड है 12 किलोमीटर जितना चल रहा है सेकंड वाले घंटे में, अब इसका 75% अगले में चलेगा, क्योंकि हर बार वो 25% उसकी स्पीड घट जा रही है, और 25% अगर वो थक जा रहा है, घट जा रही है उसकी स्पीड, उसी रेशियो में कम चल पाएगा, तो उतने एक ही घंटे में। और या तो समय बढ़ाते तो और ज़्यादा हो जाता, फिर वो कवर कर लेता, लेकिन एक ही घंटे में देखना है। तो 1 घंटे में तो अगर स्पीड कम हो गई है 25% तो डिस्टेंस 75% होगा। तो ठीक है, अब इसका भी 75% लिखो, CD बराबर कितना हो जाएगा, 12 का 75%। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 3/4, और ये 4 3 ज़ा 12, तो आ जाएगा 9 किलोमीटर। देखो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस अगर निकालो कितना आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब ये इसको हम मिटा रहे हैं, इधर नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी D। अगर हम टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की D कह दें तो ये D इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 16 + 12 + 9। तो यहाँ पे D बराबर कितना हो जाएगा, 16 + 12 ये हो जाएगा 37 हो जाएगा। 9 2 11 6, ठीक है 17, और ये 1 1 2 1 3, 37 आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 से डिवाइड कर दो तो होता है 12 3 36, तो हो जाएगा 12 दशमलव, फिर 1 बच रहा है 3 3। इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये 12.33 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो टिक लगा है उस पर मत जाइएगा, जो मैं बाद में लगा रहा हूँ वही सही है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12.33, क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, जो भी दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये एवरेज स्पीड हो गई, आप नोट कर लीजिए। जिसको जहाँ पे जिसने मिस्टेक की थी वो समझ ले कि उसने कहाँ पे गलती की थी। जिनका सही है उनका तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नोट किए हैं कौन कौन सा है, तो 105 हो गया। फिर आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 111।
111 सीधे, नहीं तो इसे ढूंढने में टाइम लगेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 111 ये है, ये रहा, यस दिख गई फिजिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। Which of the following is a semiconductor device that is used to increase the power of incoming signal by preserving the shape of original signal? तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक तरीके से कौन ऐसा यहाँ पे चारों में कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जो इनकमिंग सिग्नल होता है उसको बिना उसका शेप बदले उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखिए इनपुट सिग्नल मान लीजिए आप ऐसे दिए है ना, तो उसका बिना शेप बदले, मान लो यहाँ पे कोई आपने डिवाइस ऐसे लगा दी, उसका बिना शेप बदले इसको मैग्नीफाई कर दे, ऐसे ही बड़ा, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना ऐसे ना आए, ठीक है, उसका शेप बड़ा कर दे। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी डिवाइस आप लगा सकते हैं? देखिए बहुत बेसिक सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कोई चीज़ एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा 2 इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप प्लग खोजते हो तो 2 इनपुट चाहिए होता है ना, वो 3 इनपुट वाला नहीं, 3 में तो एक ग्राउंडेड करना होता है, वो जो बना होता है 3 पिन में। तो यहाँ पे जनरली हमें क्या चाहिए होता है? 2 टर्मिनल चाहिए होता है। अब देखो अगर हम डायोड ले लेते, डायोड सिंपली ये पी टाइप है और ये एन टाइप। अगर हम डायोड लेते तो डायोड में इनपुट सिग्नल अगर हो, मान लो हमें इन दोनों को इनपुट अगर हम कहाँ से बनाते, इनपुट सिग्नल हम कहाँ से देते, प्लस माइनस दोनों को एक साथ मिला के तो शॉर्ट सर्किट करना नहीं था, तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल कैसे देते। और वहीं पे जब ट्रांजिस्टर होता है जैसे NPN हो गया या PNP ट्रांजिस्टर हो गया, हम ऐसे बना दे रहे हैं। तो जैसे मान लो ये सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन है, तो ये P है, ये बीच वाला N है, ये P है। तो PNP ट्रांजिस्टर का ये होता है कि इसमें करंट अंदर की ओर जा रही होती है इस तरह से, P वाले में अगर PNP ट्रांजिस्टर है। तो अगर इस तरह का बनाते हैं, देखो कितने टर्मिनल है हमारे पास, 3 टर्मिनल है। अगर हम एक टर्मिनल को भी कॉमन कर दिए, एक टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड कर दिया, तो एक ये वाला पोर्शन कहीं फॉरवर्ड बायस में हो सकता है, यानी कि अग्र अभिनत में, और ये वाला पश्च अभिनत में हो जाएगा, पश्च अभिनत में रिवर्स बायस, ठीक। तो जो ट्रांजिस्टर है मतलब वहां पर क्या, देखो अगर हम चाहें तो यहां पर इनपुट दे सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये कॉमन है, 2 इनपुट देने के लिए हमारे पास है, और यहां पर चाहें तो हम आउटपुट ले सकते हैं। तो हम इनपुट आउटपुट दोनों सिचुएशंस इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये ट्रांजिस्टर ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे 2 इनपुट 2 आउटपुट चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी 2 इनपुट और 2 आउटपुट की ज़रूरत हमें जो रह रही थी वो ये पूरा कर देगा, जबकि डायोड या फिर रजिस्टर और ये फ्लिप फ्लॉप वगैरह नहीं पूरा कर पाएंगे, ठीक। बस इतना जानना है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसके बाद है, ढूंढ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने नोट किया, देखिए ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा देख लेते हैं। 120 है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 ये है। बस अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स x एंड y हैव इक्वल मासेस, और मतलब ऐसा है कि x और y 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के मास क्या है, इक्वल है, मतलब इसका भी मान लो m है, इसका भी m है, और आर मूविंग विद स्पीड u एंड 3u रिस्पेक्टिवली। इसका जो स्पीड है वो u है और इसकी जो स्पीड है वो 3u है, ठीक। तो इसका u है और इसकी 3u है, तो देयर काइनेटिक एनर्जीज आर रिलेटेड। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी x है, kx है मान लो, इसकी काइनेटिक एनर्जी ky है। तो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा, अगर किसी पिंड का मतलब किसी बॉडी का जो मास है वो m है और उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज है, ये जितना है उसका ये 3 गुना है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही सब कुछ है इसमें, हाफ mu² हो जाएगा kx, ऐसे ही ky भी होगा, लेकिन यहाँ पर हाफ m u की जगह पे क्या हो जाएगा 3u का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा हाफ m और यहाँ पे आ जाएगा 9 का फैक्टर आ जाएगा ना, तो हम यहाँ पे 9 कर देते हैं पहले, हाफ mv²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ और फिर 9 बाहर कर दो, अंदर हो जाएगा हाफ mu²। अब हाफ mv² आप देख रहे हैं kx है ना, तो यानी कि ky बराबर आप लिख सकते हैं 9kx। यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं ky बराबर
9kx। अब यही जो ऑप्शन होगा, अब इसमें देखो 9kx इक्वल टू ky, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 121। अब इसके बाद एक साथ लगभग आते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 121 ये है, नीचे ही है क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इसमें प्रेशर की यूनिट कौन नहीं है पूछ रहा है। देखो पास्कल तो नो डाउट है, ठीक, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला ही होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, तो प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट होता है, F जो है वो एक कंपोनेंट होता है फोर्स का। तो कंपोनेंट जो होगा वो एक तरीके से फिर यहाँ पे अगर एरिया से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल ये स्केलर आता है प्रेशर। तो यहाँ पे जूल पर मीटर, देखो बार भी दिया है, तो बार भी प्रेशर की यूनिट होती है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जूल पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी को आप एरिया से डिवाइड कर रहे हो, देखो एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर रहे हो, या कह सकते हो कि वर्क को एरिया से डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। यही वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ये गलत है, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही तो है सामने ही क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पहले से क्लियर हो गया, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, बस यही सुन के। कॉनकेव लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ मीटर में, तो फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए कॉनकेव लेंस है ना, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा 2, यानी कि माइनस 0.5 डायोप्टर। ठीक, माइनस 0.5 डायोप्टर। ओके, तो जिन्होंने इसमें मिस्टेक करी थी वो देख लें अपना कहाँ पे गलती हुई थी। यहाँ पे गलती कर दोगे तो फाइनल एग्जाम में फिर गलती नहीं होगी, यहाँ पे गलती ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किससे बनाया जा सकता है, जो ट्रांसपेरेंट हो। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट का कोई फिनोमेना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, सफायर ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, एल्यूमिनियम नहीं है ट्रांसपेरेंट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है और ये सब गलत ऑप्शन है, मतलब ये सब गलत है क्योंकि इनसे बनाया जा सकता है। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इससे नहीं बनाया जा सकता। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब इसमें बहुत लोग, जैसे इसमें लगा हुआ है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन गलत है। बहुत लोग हैं इसमें गलत ये करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। डिस्पर्सन लगा देंगे तो वो भी गलत है, रिफ्लेक्शन भी गलत है, स्कैटरिंग सही होती है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इतना जान लीजिए कि जब लाइट जैसे आती है सन की तरफ से, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल क्या करते हैं, बहुत सारे जो कण हैं एटमॉस्फेयर में, गैस के मॉलिक्यूल्स H2N2 सब एयर में मिक्स है ना, नाइट्रोजन है, H2 है, O2 है, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं एयर में, सब मिल करके एयर होते हैं। अब जब इस पे लाइट आकर के पड़ती है तो इसको स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, प्रकीर्णन हिंदी में बोलते हैं। इसको स्कैटर करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लू कलर होता है, स्पेशली जो ब्लू कलर होता है, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे मतलब वही कलर हमारी आंखों पर आकर के पड़ता है रेटिना पर, और तभी पूरा पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है। वहीं पे अगर आप मून से देखेंगे पूरे स्काई को तो ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो स्कैटरिंग हो नहीं पाती है। तो ये इसका रीज़न था, स्कैटरिंग। ठीक, तो आप इसी तरीके से, अच्छा एक क्वेश्चन और ये सामने ही दिख रहा है, ये सब क्वेश्चंस हो गया। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अब इसमें ये सही लगा हुआ है, जो भी टिक लगा हुआ है जिसने भी किया है, तो जनरेटर, इसमें जनरेटर ही है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप देखते हो ना कि जो जनरेटर होता है वहाँ पे आप जैसे फ्यूल वगैरह डालोगे, है ना, फ्यूल डालते हो तो जनरेटर का पहिया चल रहा होता है, यानी कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अब वही मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जा रहा होता है और हमें तुरंत इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही होती है। तो इसमें यही जनरेटर वाला ऑप्शन करेक्ट है। मोटर करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी लेगा, कौन सी, इलेक्ट्रिकल लेगा और कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल में, उल्टा काम करता है। ठीक, एमीटर तो करंट मेजर करता है, ये वोल्टेज मेजर करता है, इन लोगों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इन्हीं दोनों में डाउट हो सकता था। ये उल्टा प्रोसेस है जो ये दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो इसी तरह से फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चंस होंगे, और जो 100 मार्क्स का ये है सेक्शन,
इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत कम नंबर पा रहे हो और किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि वेटेज है ऑब्वियस सी बात है 100 नंबर का, तो उसमें उतना ध्यान आपको देना पड़ेगा कि इसमें जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है बच्चों? ओके, ऑलराइट, थैंक यू। Hello my dear students, welcome to all of you. My name is Vijay Singh. I am faculty of मेजर कैल्सी क्लासेस जनरल साइंस। देखिए यहाँ पे अभी जो है एग्ज़ाम आपका हुआ है CAPF का संडे में, उसके जो बायोलॉजी के कुछ आंसर है जो मेरे द्वारा दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लाइसोसोम आर द सैक ऑफ द सेल filled with digestive enzyme. These digestive enzyme are synthesized. तो याद रखिएगा, लाइसोसोम तो डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है, लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कहाँ पे होता है, एंजाइम कहाँ से बनता है, याद रखिएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिएगा इसमें आंसर होगा सी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं जो एंजाइम और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स जो टिश्यू है, प्लांट में जो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके जो सेल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, थीन शेल वॉल होता है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है एंड एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स होता है। इस प्रकार से ये सारे कैरेक्टर्स जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जाम्पल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आंसर है इसमें ए होगा, आंसर ए होगा, याद रखिएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 4 चेम्बर हार्ट। तो याद रखिएगा आपसे पूछा गया कि 4 चेम्बर हार्ट किस में होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है किंग कोबरा, ये भी रेप्टाइल्स है, टर्टल्स ये भी रेप्टाइल्स है, कैमेलियन ये भी रेप्टाइल्स है, लेकिन सारे रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, पार्शियली रूप से 4 चेम्बर्ड होता है, याद रखिएगा। तो आंसर है यहाँ पे डी, आंसर क्या है, डी आंसर है, याद रखिएगा डी आंसर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल। फिर हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोएम टिश्यू आर द मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो फ्लोएम जो है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखिएगा आंसर है इसमें डी, आंसर क्या है, डी है, आंसर डी है, फूड मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड होता है और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमैटिन होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो आंसर है, इसमें आंसर है आपका ए, याद रखिएगा आंसर ए है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आंसर ए है। फिर 116 में आपसे पूछा गया कि वन ऑफ द
incorporating desired characteristics into the crop variety, the hybridization in the process, there is a crossing between genetically dissimilar plants, which one of the following crossing will not reverse the hybridization। तो याद रखिएगा जो इंटर स्पेसिफिक है आंसर है इसमें बी। आंसर क्या है? बी है, इंटर स्पेसिफिक है। और ये भी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है और इंट्राजेनिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो है ये एक प्रकार का कंपटीशंस होता है स्पीशीज में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आंसर है इसमें नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, depending on the requirements, plants nutrients are classified micro and macro, which one of the following example of macronutrients। तो याद रखिएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, आंसर है इसमें मैग्नीशियम। आंसर है मैग्नीशियम, सी होगा आंसर, मैग्नीशियम आंसर सी होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोच along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into the new plants। This example which of the following रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है कि कौन सा रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा ब्रायोफिलम और कलांचू दो ऐसे लीफ है जिससे बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और ये एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। लेकिन आंसर इसमें होगा 118 का ए होगा, आंसर ए होगा। याद रखिएगा आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।